Air pollution. Air pollution may be defined as the imbalance in quality of air which cause harmful effect on human or environment. It means जब हमारे एयर कंपोजिशन में किसी तरह का अनडिजायरेबल चेंज आएगा और उसके कारण ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट पे बैड खराब असर पड़ेगा, तो इसे एयर पॉल्यूशन कहेंगे। हमारे एयर एटमॉस्फेयर में का जो कंपोजिशन है उसमें मेन गैसेस जो हैं वो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये सिर्फ गैसेस ही नहीं, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड डिफरेंट पार्टिकुलेट मैटर्स भी मौजूद हैं। इसलिए ये कल्पना करना कि किसी भी पार्ट में अर्थ के फ्रेश एयर होगा वो गलत होगा एक तरह से, क्योंकि जहाँ तक हम लोग जो सांस लेते हैं वो भी हमारा फ्रेश एयर नहीं होता है। हम लोग को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं, उसके साथ डिफरेंट नाइट्रोजन, सारे जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में है, वो सब हम लोग इनहेल करते हैं। इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकता है। हाँ, इसके फिल्ट्रेशन के लिए, इनको अलग करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस है रिस्पायरेटरी सिस्टम का हमारा, जिसमें जैसे डस्ट पार्टिकल हमारे नोज में ही हेयर से रुक जाता है, और जब एयर्स हमारे लंग्स में जाता है तो उसमें डिफरेंट गैसेस होते हैं। उसमें हमारा माइनर सॉलिड पार्टिकल जिसका साइज बहुत कम माइक्रोन्स है, लेस देन 2 माइक्रोन्स है, वो भी पहुंच जाते हैं। तो जब ये सारे गैसेस हमारे लंग्स के एक थैली में पहुंचते हैं जिसको बोला जाता है एल्वियोली। वहाँ पे हमारा जो ब्लड में हेमोग्लोबिन का जो आरसीबी है वो अट्रैक्ट करता है किसको? ऑक्सीजन को। ये अट्रैक्टिंग पावर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेंट। वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेता है और वो फिर ब्लड के साथ मिलकर वो हमारे हार्ट में जाता है और फिर वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द गैसेस हैं वो क्या हुआ? एक सेल आउट हो गया, साथ में क्या आया? कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होकर आया, जो कि ब्लड जो हमारा घूम के आया वो एक्सट्रैक्ट किया। तो इस तरह से हम लोग फ्रेश एयर नहीं लेते हैं। अब आइए देखते हैं हम कि इनके कारण क्या हैं, इनके कितने तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इनका इफेक्ट ह्यूमन पे क्या है, एटमॉस्फेयर पे क्या है, प्लांट्स पे क्या है, एनिमल्स पे क्या है, और इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इससे अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करेंगे। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर या हमारे नेचर, हमारे बॉडी में एक सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी होता है, लेकिन वो तभी तक काम करेगा जब रेट ऑफ पॉल्यूशन कम रहेगा। जब रेट ऑफ पॉल्यूशन एक्सीड कर जाएगा तो हमारा सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी उसको मैनेज नहीं कर पाता है, हमारा इन्वायरमेंट नहीं कर पाएगा, हमारा बॉडी नहीं कर पाता है, और इसके कारण एयर पॉल्यूशंस और हमारा बॉडी में डिजीजेज वगैरह स्टार्ट होने लगते हैं। अब आइए देखते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स को हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक गैसियस पॉल्यूटेंट्स, दूसरा पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। गैसियस पॉल्यूटेंट्स को हम लोग डिफरेंट बेसिस पे अलग कर सकते हैं, जैसे एक प्राइमरी और सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू इमिशंस ओरिजिन। फिर सेकंड हम लोग कर सकते हैं कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो है, फाइव प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट 90% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन।
ये 5 जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है वो 90% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन में उनका कंट्रीब्यूशन है। कौन कौन है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, उनको देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रेट्स है, हाइड्रोकार्बन्स है, फिर पार्टिकुलेट्स है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके सोर्स को जानेंगे, इसका इफेक्ट क्या है वो देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो सोर्स है वो ऑटोमोबाइल है। ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशंस ऑफ कार्बन्स इन फ्यूल ऑफ इनिशियल इंटरनल कंबशंस इंजन, यानी कि ये हमारे व्हीकल से निकलते हैं, मोटर व्हीकल से। तो यानी कि जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, डेंसिटी होगा मोटर ट्रैफिक का, वहाँ पे ये एक्सीड कर जाएगा इसका कंसंट्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। इसके कारण हमें वहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब ये हमारा मान लीजिए हम लोग ट्रैफिक में है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो में दिक्कत होगी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे लंग्स में जो अट्रैक्शन पावर है हीमोग्लोबिन का, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का 240 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन से। यानी कि सोचिए जो हमारे लंग्स में जो ब्रीथ करेंगे हम लोग, उसमें वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा ले लेगा ऑक्सीजन से। तो इसके कारण क्या होगा, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इसके कारण डिफरेंट डिजीजेज, रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो सकते हैं। सेकंड है नाइट्रेट्स या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये हमारा इसका जो सोर्स है वो है बर्निंग फ्यूल, यानी कि फ्यूल को जब हम लोग हाई टेम्परेचर पे बर्न करेंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का हो, पावर प्लांट का हो या इंडस्ट्रियल बॉयलर्स हो, तो इस सबसे क्या होता है, कार्बन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकलता है। और इसके कारण क्या होता है, ये ऐसे एक्चुअली खुद में कोई हार्मफुल गैस नहीं है, पॉइजनस नहीं है, लेकिन जब ये कंट्रीब्यूट कर जाता है, कंबाइन कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोकार्बन से, तो इसके सन लाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बना लेता है, जिसको कहते हैं फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। और ये नेचुरली भी इसका ओरिजिन होता है, जो कि लाइटनिंग एंड बैक्टीरिया एक्टिविटी के कारण होता है सॉइल में। नेक्स्ट है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। इसका ओरिजिन जो है वो कोल के बर्निंग से, ऑयल के बर्निंग, फ्यूल्स के बर्निंग से ये होता है। और जिस कंबशन में सॉइल बियरिंग फॉसिल फ्यूल होगा, वो उससे ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। और ये इसका कंसंट्रेशन थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे है, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है, कोल जहाँ पे ज़्यादा यूज होता है, वहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। जहाँ पे स्मेल्टिंग ऑफ ओर होता है, जिसमें सल्फर भी हो, तो ये कॉपर, लीड, जिंक स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के पास इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ये ऑयल रिफाइनरीज, सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ये सब जगहों पे इनका अमाउंट ज़्यादा होता है। और ये डैमेज सिर्फ ह्यूमन को नहीं, ये प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल इनका डैमेज है, फॉरेस्ट एरिया को ये डैमेज करते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे ये हमारे क्रॉप को, हमारे एग्रीकल्चर को डैमेज करते हैं। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड हमारे प्लांट के लिव्स के अंदर एक स्टोमाटा होता है, उसी से हमारा प्लांट्स गैसेस को, उसी में हमारा प्रोसेस होता है खाना बनने का प्लांट्स का। तो वहाँ जब जाता है और ये जब ऑब्जर्व होने लगता है, और एक पार्टिकुलर लेवल के बाद ये क्या होता है, ये जब एक्सीड करता है तो ये सेल को इनएक्टिव कर देता है और मार देता है उस सेल को, जिसके कारण टिश्यू कोलैप्स कर जाता है और हमारे पत्तियां सूखने लगती है। और स्टार्टिंग में क्या होता है, टिप से, लीफ के टिप से ये ब्राउन
या रेडिश ब्राउन होने लगेगा या ग्रीनिश येलो होने लगेगा, और ये धीरे धीरे पूरे लिप्स को सुखा देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरोसिस। जनरली कॉटन, वीट, बार्ली, एप्पल, इन सब प्लांट्स में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ये जब सल्फर डाइऑक्साइड हमारे वाटर वेपर से, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर है, और जब रेन के समय वो रिएक्ट कर जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से, तो ये एक सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड के कारण बिल्डिंग्स पे इसका असर पड़ता है, और एसिड रेन होने के कारण हमारा जो आजकल सुन रहे होंगे ताजमहल हमारा एलोइस हो रहा है, तो ये इसका कारण एसिड रेन ही है, जिसके कारण मार्बल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उससे ये रिएक्ट करके उसको बास आउट कर देता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का जो सोर्स है वो ऑटोमोबाइल है, फ्यूल कंबसन इन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कंबसन इन सॉलिड वेस्ट मटेरियल, और एग्रीकल्चर बर्निंग। और जब क्रॉप कटिंग होता है या हार्वेस्टिंग होता है, उसके बाद बहुत सारे उनके पराली को खेत में ही जला देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि ये हेल्प करता है, ऐसे टॉक्सिक तो नहीं है लेकिन हाइड्रोकार्बन्स, बट इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग फोटोकेमिकल्स स्मॉग, सो दैट्स व्हाई इट्स हार्मफुल फॉर एटमॉस्फेयर। इट may cause lungs cancer. Lead emitted from the automobiles is consecutive poisons, dangerous for the children, and it cause brain damage, etc. नेक्स्ट है हमारा particulates pollutants. The effect of particulate particles largely depend on the particle size. It has bearing on the penetration of particulates beyond the respiratory passage into the lungs. The nasal passage prevents the larger particles more than 5 microns from entering the respiratory system. But the particles whose size is less than 5 micron, वो easily enter कर जाते हैं, यानी कि enters largely enters into lungs rapidly. अगर हमें पार्टिकल्स को साइज वाइज अगर क्लासिफाई करें, तो इसका साइज वाइज डस्ट, इसका माइक्रोन 1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन इसका साइज का रेंज होता है। फिर फ्यूम होता है जिसका लेस देन 1 माइक्रोन्स होता है, मिस्ट लेस देन 10 माइक्रोन्स, स्प्रे मोर देन 10 माइक्रोन्स। उसी तरह स्मोक फ्रॉम 0.05 टू 1 माइक्रोन के बीच में इसका साइज वेरी करता है। अभी तक हमने देखा इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन और प्लांट्स। अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट मटेरियल्स पे भी होता है, और उसको ही को देखते हैं। जैसा कि सल्फर डाइऑक्साइड बताएं कि वो क्या होता है, जब वाटर या मॉइस्चर के साथ मिल जाता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, और ये एसिडिक रेन का काउज भी होता है। और अगला जो इसका मटेरियल पे होता है, वो क्या करता है, ये कोरेसिव हो जाता है जब ये ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर इसको जब मिलता है, और इसके कारण ये कोलैप्स कर देता है। एल्युमिनियम एलॉय को, कॉपर एलॉय को, आयरन एंड स्टील को, इन सबको अगर एक्सपोज्ड एयर में है तो इनको कोलाइड कर देता है। अब देखते हैं कि इनका एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या पड़ रहा है। इंक्रीज्ड कंबसन of fossil fuels and oil has increased the carbon dioxide concentration in the atmosphere. डिकेड्स में ये देखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बहुत तेजी से हो रहा है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, ऐसे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल गैस नहीं है, पॉल्यूटेंट्स नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है हीट को और रेडिएट भी बहुत स्लो करता है। इसका जो रेडिएटिंग रेट है वो बहुत कम है, इसके कारण ये देर तक टेम्परेचर हीट को अपने साथ होल्ड करता है। इसके कारण अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, और इसके कारण ग्लोबल जब वार्मिंग होगा तो इसका साइड से इफेक्ट दिखेगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड इन अदर वे। तो इसलिए हम लोग को ध्यान देना है कि कार्बन इमिशंस, पॉल्यूशंस, ये सबको कंट्रोल करना है। और इसका बेस्ट वे है, सबसे पहला जो हमको लगता है इसका ये कारण, वो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, लेकिन आज इकोनॉमिक एज में, इकोनॉमिक इरा में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनमें कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल वे में हम लोग डेवलपमेंट करें तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है। और रैपिड जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको अगर कंट्रोल किया जाए तो इसमें बहुत हद तक हमें सफलता मिल सकती है। अब लास्ट में देख लेते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो फ्यूल सिलेक्शन अच्छे से करना होगा हम लोग को, यानी कि और यूटिलाइजेशन, यानी कि हम लोग डीजल, पेट्रोल ये सब छोड़कर एलपीजी, सीएनजी की तरफ मूव करें, या फिर नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ मूव करें, सोलर एनर्जी का यूज करें, विंड एनर्जी का यूज करें, हाइड्रो पावर एनर्जी का यूज करें। और फिर हम लोग को साथ साथ में जो हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है तेजी से, उसको रोकना होगा और एफॉरेस्टेशन की तरफ हम लोग को मूव करना होगा। साथ ही साथ वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड नेशन पे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें एक अच्छे से लीड कर कर इसे कंट्रोल करने का कोशिश करना होगा, क्योंकि ये मोबाइल है, एयर हमारा पूरे एरिया में ब्लो करता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का हवा पाकिस्तान में नहीं जाएगा, पाकिस्तान का हवा इंडिया में नहीं आएगा। तो इसलिए इस पे कंट्रोल और इसको कम करने के लिए हमें जो जो भी स्टेप लेना होगा वो ग्लोबली लेना होगा, और इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। होप सो ये वीडियो आपके मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।